Hello students and welcome to our channel Yasir Ali Classes. So students, today we are going to do the fourth chapter of Flamingo, okay? And as you all know, the fourth chapter of Flamingo is the rat trap. So I'm going to write the name of the lesson. The rat trap. And this lesson is written by Selma Lagerlöf. Okay, so the name of the author is Selma Lagerlöf. She is a Swedish author. Okay, she is a Swedish writer. So चलते हैं हम हमारे स्टोरी की तरफ कि what is this story all about. Okay, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि स्टोरी का नाम है द रैट ट्रैप. What do you mean by rat trap here? रैट ट्रैप आप सबको पता है कि जो हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं तो रैट ट्रैप बेसिकली जो चूहे फंसाने के लिए जो उसका केज आता है उसे चूहेदानी आप कह सकते हैं, उसे कहते हैं. ओके, एंड दिस स्टोरी इज ऑल अबाउट अ रैट ट्रैप सेलर. ओके, जो बेसिकली एक बहुत ही गरीब आदमी है. ही इज़ अ वेरी पुअर मैन. उसकी कंडीशन बहुत बुरी है. समहाउ ही मैनेज टू अर्न, और अर्निंग भी किसी सोर्स ऑफ जॉब या ऑक्यूपेशन के थ्रू नहीं है. अर्निंग भी उसकी भीख मांग कर होती है. लाइक ही यूज टू बेग, और बेगिंग से उसने जितने मनी कलेक्ट किए होते हैं उससे वो किसी तरह से रैट ट्रैप बनाता है. ठीक है, मेड अप ऑफ वायर. तो वो रैट ट्रैप बनाता है और फिर उसको सेल करता है और थोड़ा बहुत अमाउंट उससे अर्न कर लेता है. तो ये भी उसके सर्वाइवल के लिए इनफ नहीं था. ये पूरा बिजनेस जो भी वो करता था, बेगिंग एंड देन मेकिंग ऑफ रैट ट्रैप एंड देन अगेन सेलिंग ऑफ रैट ट्रैप, दिस वाज नॉट सफिशिएंट फॉर हिज लाइवलीहुड. ओके, दिस वाज नॉट वेरी प्रॉफिटेबल. ये बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था और उसका गुजारा बहुत मुश्किल से हो रहा था. तो वो क्या करता था, कभी कभी छोटी मोटी चोरी भी कर लेता था. अगर उसको मौका मिला तो वो छोटी मोटी चोरियाँ भी कर लेता था जस्ट टू लिव, क्योंकि उसके पास और कोई ऑप्शन नहीं था रहने के लिए. तो बेसिकली हम इस रैट ट्रैप सेलर की स्टोरी पढ़ेंगे कि ये किस तरह से शुरू होता है और किस तरह से उसके अंदर चेंज आता है. और मैं आज आपको स्टोरी का थीम अभी नहीं बताऊंगी, मैं आपको स्टोरी का थीम एंड में बताऊंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि पहले आप गेस करें, आप पूरी स्टोरी पढ़ें, पूरी स्टोरी सुने समझें और फिर खुद सोचें कि इसका थीम एक्चुअली में क्या है. ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो as I said कि this story is about a rat trap seller, not rat seller, it's basically rat trap seller, and he is a peddler. Now what do you mean by peddler? Okay, he is basically a very poor man जो किसी तरह से अपना गुजारा कर रहा है. मैं भी आपको बता चुकी हूँ. और गुजारे के लिए वो क्या क्या करता है, पहले तो भीख मांगता है, उससे जो पैसे वो कमाता है उससे वो रैट ट्रैप बनाता है, उसको सेल करता है, और बीच में अगर उसको मौका मिला तो वो चोरी भी कर लेता है. ओके, and he has a very pessimistic thinking about the world. Now what is this pessimistic thinking? पेसिमिस्टिक थिंकिंग हम उसे कहते हैं जो इंसान कभी भी किसी चीज़ में कोई अच्छाई ना देखता हो, उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ना देखता हो, बल्कि नेगेटिव, जो हर चीज़ में नेगेटिविटी ढूंढ रहा हो, उस इंसान को कहते हैं कि लाइक ही इज़ वेरी पेसिमिस्टिक. ओके, तो ये जो हमारा रैट ट्रैप सेलर है ये भी बहुत ज़्यादा पेसिमिस्टिक है. एंड वाई, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑफ थिंकिंग इन दिस वे, वाई ही इज़ वेरी पेसिमिस्टिक? जस्ट बिकॉज कि उसको कभी भी वर्ल्ड ने, लोगों ने अच्छे से ट्रीट नहीं किया. ओके, आप किसी के बारे में अच्छा तब सोचते हैं जब सामने वाला आपके साथ अच्छा कर रहा हो. उसके साथ कुछ भी अच्छा हो ही नहीं रहा, उसके साथ कभी कुछ अच्छा हुआ ही नहीं, तो वो अच्छा सोच ही नहीं सकता दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में. तो उसके आसपास जितनी भी चीज़ें थी वो सबके बारे में नेगेटिव थॉट्स ही थे, उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स ही चलते थे. वो सिर्फ नेगेटिविटी ढूंढता था लोगों के अंदर और दुनिया के अंदर. ठीक है, दिस वर्ल्ड वॉज ऑलमोस्ट मीनिंगलेस फॉर हिम. समहाउ ही वॉज लिविंग, ही वॉज ऑल अलोन. He didn't had any wife, no kids. He was all alone in the world. Okay, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं. राइटर बताती है कि इसके पास कोई घर नहीं है रहने के लिए. ये इतना गरीब है कि he don't have any house, any shelter.
तो वो क्या करता है, वो हर दिन एक नई जगह पे पहुंच जाता है, लाइक वो घूमता रहता है, जब भी रात होती है वो कहीं भी अपना शेल्टर ले लेता है। तो एक दिन की बात है, काफ़ी ठंड की रात है और वो चलते चलते थक गया है और वो एक कॉटेज के पास पहुंचता है। ठीक है, अच्छा ये चीज़ बताने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी पेसिमिस्टिक थिंकिंग होती है वर्ल्ड के बारे में, तो उस थिंक में उस पूरे थॉट में एक बहुत इम्पॉर्टेंट सा थॉट है जो उसके दिमाग में आता है। एक दिन यूं ही बैठे बैठे वो सोच रहा होता है कि जो उसका जॉब है रैट ट्रैप बनाने का, तो ये दुनिया भी एक रैट ट्रैप है। वो इस चीज़ को एक्सप्लेन करता है, किस तरह से मैं बताती हूँ आपको। वो बताता है कि जैसे हमारे लिए, जैसे हम रैट ट्रैप में अगर हमें चूहे को फंसाना होता है तो हम क्या करते हैं, हम पहले रोटी का कोई टुकड़ा अंदर डाल देंगे या कोई भी ऐसी चीज़ डाल देंगे जिसको देख के रैट उसमें फंस जाए, है ना। जब हम उसे लालच देंगे वो अंदर आएगा और वो फंस जाएगा। इन द सेम वे दिस वर्ल्ड इज अ रैट ट्रैप फॉर ह्यूमन बीइंग। हाँ, हमें भी तो चीज़ों की मतलब लस्ट होती है ना, लाइक हमें भी कंफर्टेबल हाउस चाहिए, हर लग्जरी चाहिए, लाइफ में हर चीज़ चाहिए, पैसा चाहिए, कंफर्ट चाहिए। तो ये सारी चीज़ें, ये जो मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं, ये हमारे लिए रैट ट्रैप है। एक बार अगर हमने इस चीज़ को टच कर लिया, एक बार हमें अगर आदत हो गई कंफर्ट जोन की, इन चीज़ों की, तो हम इस चीज़ में फंस जाएंगे, हम कभी भी इस चीज़ से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये थॉट उसके अंदर चल रहा होता है कि बेसिकली दिस वर्ल्ड इज ऑल्सो अ रैट ट्रैप फॉर ह्यूमन बीइंग्स, एंड वो बाकी लोगों को देखकर हंसता रहता है, दिल ही दिल उसको सेटिस्फैक्शन मिलता रहता है, क्योंकि एज आई सेड कि कोई भी उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता। तो जब कोई उसे अच्छे से ट्रीट नहीं करता तो वो भी लोगों के बारे में अच्छा नहीं सोचता है। वो ये चीज़ देख के, ये चीज़ सोच करके खुश हो रहा होता है कि चलो ये सब एक रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं, ये दुनिया के रैट ट्रैप में फंसे हुए हैं, ये जिस कैद में है ये इस कैद से कभी बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ये भी एक थॉट उसके अंदर चल रहा होता है जिसे वो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता है कि लाइक ऑल दीज लग्जरीज आर बेट फॉर BAIT। बेट आप पढ़ेंगे अपने टेक्स्ट में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप इसको जब भी क्वेश्चन एग्जाम में जब भी कोई क्वेश्चन आए तो आप इन चीज़ों को एक्सप्लेन करने में आप इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड ऑफ दिस टेक्स्ट। तो all these luxuries and materialistic things are bet for all the human beings, okay, कि हम इसके थ्रू इस रैट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं। ओके, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। अब मैं आगे स्टोरी की तरफ बढ़ती हूँ कि आगे होता क्या है। एज आई सेड कि ही डोंट हैव एनी हाउस, एनी शेल्टर टू लिव, तो वो हर दिन अपना एक नया ठिकाना ढूंढता है, अपना एक नया जगह बनाता है। बनाता क्या है, ढूंढता है कि जस्ट किसी तरह से वो रात गुजार ले। तो एक दिन चलते चलते वो काफ़ी थक जाता है और वो एक छोटे से कॉटेज के करीब आके पहुंचता है। तो जब वो उस कॉटेज के पास पहुंचता है तो वो नॉक करता है और उस कॉटेज से एक बहुत ही बूढ़ा सा आदमी निकलता है, एंड वो आदमी उसे देखकर बहुत खुश होता है। लाइक दिस वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, वो अपने लाइफ में पहली बार किसी इंसान से मिलता है जो उसे देख करके खुश है और उसे वेलकम कर रहा हो। नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस ओल्ड मैन, व्हाई ही इज वेलकमिंग दिस रैट ट्रैप सेलर, जबकि उसकी कंडीशन भी अच्छी नहीं है, उसने बहुत फटे पुराने गंदे कपड़े पहन रखे हैं, उसकी शक्ल देखकर कोई बता सकता है कि वो कितने दिनों से भूखा है। यू कैन सी द हंगर इन हिज आईज। ओके, ये राइटर ने पूरा एक्सप्लेन किया है कि उसकी कंडीशन इतनी बुरी होती है क्योंकि उसके पास इतने इनफ सफिशिएंट मनी होता ही नहीं था कि वो अपने आप के लिए कुछ सोचे, खुद पे कुछ खर्च करे और अपना गुजारा अच्छे से करे। somehow he managed to live. ओके, तो ये जो ओल्ड मैन था, डिस्पाइट ऑफ एवरीथिंग, वो सारी चीज़ों को इग्नोर करके कि वो किस कंडीशन में है, किस तरह का वो भिखारी सा लग रहा है, वो उसे अपने घर के अंदर आने देता है। ओके, वो उसे अच्छे से वेलकम करता है। एंड द रीज़न वॉज कि वो जो ओल्ड मैन था वो खुद भी बहुत अकेला इंसान था, उसकी वाइफ नहीं थी, उसके पास के कोई बच्चे नहीं थे, तो वो पूरे घर में अकेला था और उस दिन उसे लगता है कि चलो आज रात उसे कोई कंपनी मिल जाएगी। तो वो ये चीज़ सोच के बहुत खुश होता है और वो रैट सेलर को, सॉरी अगेन आई सेड रैट सेलर, रैट ट्रैप सेलर को अपने घर के अंदर बुलाता है। फाइन,
तो उसको घर के अंदर बुलाता है, उसको बहुत अच्छे से वेलकम करता है, उसको पॉरेज सर्व करता है, उसके बाद फिर उसके साथ बैठ के कुछ कार्ड्स खेलता है, कोई थोड़ी देर गेम खेलता है। एंड देन वो इतने कम टाइम में वो ओल्ड मैन उससे इतना ज़्यादा फ्रैंक हो जाता है कि वो अपने सीक्रेट्स भी उसके साथ शेयर करने लगता है, और बातों ही बातों में वो उसे बताता है कि ही यूज टू बी अ वेरी रिच मैन। काफ़ी टाइम पहले वो काफ़ी रिच हुआ करता था, जब वो दूसरों के फार्म में, रेंटेड फार्म, आपने सुना होगा इसके बारे में कि लोग अपना फार्म रेंट पे दे देते हैं, एंड पीपल दे डू अर्निंग, एंड वो उस अर्निंग का कुछ प्रॉफिट फिर उस इंसान को देते हैं जिसने अपना फार्म रेंट पे दिया है। ओके फाइन, तो हम इस चीज़ में नहीं जाते, मैंने सिर्फ आपको बता दिया कि वो क्या किया करता था। तो वो ओल्ड मैन यही काम करता था, वो रेंटेड फार्म पे काम करता था, और उससे वो काफ़ी अमीर था, उसकी अच्छी अर्निंग होती थी। लेकिन क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका है, उसके पास वो एनर्जी नहीं है, फिजिकली वो इतना स्ट्रांग नहीं रहा कि वो किसी के फार्म पे अब काम करे। तो उसके सर्वाइवल के लिए ही हैव अ काव, उसके पास ही हैज़ अ काव, और उस काव से फिर वो ही उसका पूरा सर्वाइवल का जरिया है। वो दिन भर में इतना दूध देती है कि वो दूध बेचकर उससे काफ़ी अर्निंग कर लेता है। तो फिर बातों बातों में वो उसे बताता है कि लास्ट मंथ उसने 30 क्रोनोर्स अर्न किए। ना 30 क्रोनोर्स, मैं ये लिखती हूँ आपको दिखाने के लिए, 30 क्रोनोर्स, ये जो क्रोनोर्स है ये वहाँ की करेंसी है। ओके, सो दिस इज द करेंसी ऑफ देयर। तो वो बताता है कि उसने 30 क्रोनोर्स अर्न किए हैं, और रैट ट्रैप सेलर ये सुन के बिलीव नहीं कर पाता है कि क्या कोई गाय का दूध बेचकर इतना अर्न कर सकता है, ये काफ़ी बड़ा अमाउंट था। ओके, तो वो क्या करता है बूढ़ा आदमी, वो उठता है अपनी जगह पर से, और वो जाके एक लेदर का पाउच वो कहीं पे हैंग कर रहा होता है विंडो के पास, वो लेदर पाउच लेकर आता है और उसमें से 3 नोट निकालता है ऑफ 10 क्रोनोर्स। 10 क्रोनोर्स का 3 नोट होता है, तो टोटल इट वाज 30 क्रोनोर्स। और उस नोट का बहुत कंडीशन बहुत अच्छा नहीं था, बट इट वाज ओके। तो वो उसे दिखाता है कि सी दिस इज माई 30 क्रोनोर्स विच आई अर्न लास्ट मंथ, ओके, बाय सेलिंग दिस काव मिल्क। तो मेरे सर्वाइवल का बस यही एक जरिया है। फिर वापस से वो लेदर पाउच वहीं हैंग कर देता है। अब अगले दिन अब फिर रात हो जाती है, सब वो भी चला जाता है सोने के लिए, और ये भी सो जाता है। अगले दिन जब उस कॉटेज का ओनर, मतलब द ओल्ड मैन, वो उठता है, तो फिर रैट ट्रैप सेलर सोचता है कि जब होस्ट उठ चुका है, घर का मालिक उठ चुका है, तो वो सोता हुआ अच्छा नहीं लगेगा, तो वो भी उठ जाता है जल्दी उसके साथ। एंड देन दे बोथ लेफ्ट द हाउस, वो अपने काम पे चला जाता है और ये अपने रास्ते निकल जाता है, क्योंकि वो वहाँ रहने तो आया नहीं था, वो सिर्फ एक दिन का, एक रात के लिए शेल्टर लेने आया था। तो उसे बहुत अच्छे से उसने वेलकम किया, और अब टाइम था उसका जाने का। तो दे बोथ लेफ्ट द हाउस, वो उसके सामने, अपने घर के सामने अपने घर पे ताला लगाता है, लॉक करता है, और वो चला जाता है। ठीक है, नाउ अगेन, अब मैंने आपको बताया था स्टोरी के बिगनिंग में कि ये एक चोर भी है। जब उसे काफ़ी ज़रूरत होती है पैसों की, और वो मैनेज नहीं कर पाता है, अर्न नहीं कर पाता है, उसका बिजनेस इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, तो वो छोटी मोटी चोरियां भी कर लेता है। एंड लास्ट नाइट दिस ओल्ड मैन शोड हिम 30 क्रोनोर्स, अपने घर में उसने उसको वो 30 क्रोनोर्स दिखा दिया कि उसने कहाँ पे रखा है। तो उसे पता था कि ये 30 क्रोनोर्स कहाँ रखे हुए हैं, एंड नाउ हिज आईज वर ऑन दोज 30 क्रोनोर्स। वो क्या करता है, वो 30 मिनट बाद, आधे घंटे बाद वापस आता है, एंड देन वो इस बार दरवाजे से एंटर नहीं करता, वो सीधे विंडो पेन तोड़ता है, वो वहाँ से वो लेदर पाउच उठाता है, उसमें से 30 क्रोनोर्स निकालता है, और वापस उसे वहीं पे हैंग कर देता है। फाइन स्टूडेंट्स, तो फिर वो 30 क्रोनोर्स लेकर अपने रास्ते चला जाता। लेकिन अब उसे हाईवे का रास्ता लेना था, बट यहाँ पे वो क्या चाल चलता है, ही थॉट कि अगर वो हाईवे का रास्ता लेगा तो डेफिनेटली ओल्ड मैन को तो चोरी का पता चल ही जाएगा थोड़ी देर में, तो पुलिस का डर था उसे कि वो पकड़ा जा सकता है हाईवे पे। तो व्हाट ही डिड, वो फॉरेस्ट का रास्ता लेता है, वो एक ऐसे फॉरेस्ट का रास्ता लेता है जो वो पहले कभी गया ही नहीं है। जब वो फॉरेस्ट का रास्ता लेता है तो वो उसके अंदर खो जाता है, वो फॉरेस्ट बिल्कुल, वो जंगल बिल्कुल भूल भुलैया सा था, उसे कई दिनों तक रास्ता मिलता ही नहीं है। एंड नाउ ही अगेन स्टार्टेड थिंकिंग कि कुछ टाइम पहले जो वो बाकी लोगों को देख के हंसता था,
कि ये कैसे दुनिया के रैट ट्रैप में फंसते जा रहे हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भाग रहे हैं और ये सब कैद हो रहे हैं, इन्हें पता भी नहीं कि ये कैद हैं। तो ये दूसरे लोगों के बारे में अपना ये ओपिनियन रखता था, ये हंसता था और आज खुद अपनी लालच की वजह से ये खुद एक ट्रैप में फंस चुका है। तो इसे ये अब रियलाइज होता है, वो उस फॉरेस्ट से बाहर आ ही नहीं पाता। कई दिन बीत जाते हैं और विंटर का टाइम है और फिर एक दिन की बात है कि काफ़ी वो थक चुका है, अब बहुत मेहनत कर रहा है कि किसी तरह से बाहर आ जाए, लेकिन अब वो थक चुका है, उसे रास्ता नहीं मिल रहा बाहर निकलने का। एक दिन की बात है कि वो थक कर बैठा हुआ था जंगल में, उसे हैमर की आवाज़ आती है। लाइक आयरन पे जब हैमर हथौड़ी हम मारते हैं तो वो आयरन का साउंड किस तरह का आता है, तो वैसी आवाज़ उसे सुनने को मिलती है, काफ़ी तेज़ लाउड नॉइज़। उसे समझ में आ जाता है कि वो किसी ऐसी जगह है कि वहाँ से आसपास कहीं कोई आयरन फैक्ट्री या आप मिल कह सकते हैं। तो वो उस आवाज़ को फॉलो करता है और वो उसके पीछे चल देता है कि अब कोई तो रास्ता निकल कर आएगा। देन फाइनली वो आयरन मिल के पास पहुंच जाता है। वहाँ पे वो देखता है कि लोग ब्लैकस्मिथ सब काम कर रहे हैं, दे ऑल आर बिजी इन देयर ओन वर्क। तो वो धीरे से एंटर करता है और वहाँ पे आग जल रही होती है। तो वो इतने दिनों से जंगल में था तो वो आग के पास जाके बैठ जाता है। वो ब्लैकस्मिथ से परमिशन लेता है, लेकिन ब्लैकस्मिथ अपने काम में इतना बिजी था कि वो उसको सिर्फ हल्का सा जेस्चर देता है कि हाँ तुम बैठो ना बैठो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बैठना है बैठो, ना बैठना है तो ना बैठो। तो वो उसको ऐसा जेस्चर देता है और फिर वो अपना काम में लग जाता है। तो ये क्या करता है, वो आग के पास बैठ जाता है। ठीक है, जाहिर सी बात है वो इतने फटे पुराने कपड़े में है कि किसी को क्या डाउट होगा कि ये कोई चोर भी है और इसके पास 30 क्रोनोस है। कोई भी उसकी कंडीशन देख के ये इमेजिन नहीं कर सकता कि उसके पास 30 क्रोनोस हैं। तो वो बैठ जाता है। थोड़े टाइम बाद क्या होता है कि उस मिल का जो ओनर होता है वो एंटर करता है। जब वो ओनर एंटर करता है तो उसकी नज़र इस पे पड़ती है, रैट ट्रैप सेलर पे। एंड देन इस ओनर को क्या लगता है, मिल के ओनर को, कि वो उसे रिकग्नाइज नहीं कर पाता बहुत अच्छे से, लेकिन उसे देखकर उसे ऐसा लगता है कि ये उसका बहुत पुराना दोस्त है जिससे वो काफ़ी टाइम से नहीं मिला है। एंड देन ही केम क्लोज टू दिस रैट ट्रैप सेलर एंड देन वो एक नाम लेता है अपने दोस्त का। आप अपने टेक्स्ट में पढ़ेंगे, आई एम अनेबल टू रिकॉल द नेम। तो वो उसका नाम लेता है और फिर वो उसे बार बार बुलाता है, लेकिन ये रैट ट्रैप सेलर उस चीज़ पे जवाब नहीं देता उसे, क्योंकि उसको पता है वो कभी भी उस ओनर से मिला नहीं है, ना वो उसका नाम जानता है, ना वो कभी उस जगह पे गया है। तो उसे पता है कि ये वो इंसान नहीं है जिसे वो समझ रहा है। तो थिंकिंग कि वो उसका फ्रेंड है, मिल का ओनर उसे इनवाइट करता है अपने घर पे। हालांकि इससे डर था कि इसके पास 30 क्रोनोस है, अब तक ये बात पुलिस तक पहुंच चुकी होगी और पुलिस ढूंढ रही होगी इसे, तो ये डर रहा था कि ये पकड़ा जाएगा। तो ये बार बार उसके ऑफर को रिजेक्ट करता है। ठीक है, ही रिजेक्टेड हिज ऑफर थ्राइस। वो 3 बार रिजेक्ट करता है कि नहीं उसे घर नहीं आना, लेकिन वो ये नहीं एक्सेप्ट करता कि वो उसका दोस्त नहीं है, क्योंकि उसे उस वक्त वहाँ पे शेल्टर चाहिए था फैक्ट्री में। तो वो सिर्फ बार बार उसके ऑफ़र को, घर जाने के ऑफ़र को रिजेक्ट करता है। तो मिल के ओनर को क्या लगता है कि शायद ये बहुत गरीब हो गया है और इसकी कंडीशन अभी अच्छी नहीं है, तो ही इज़ अशेम्ड ऑफ कमिंग टू हिज हाउस। उसे शायद शर्म आ रही है कि वो उसके घर किस तरह से जाए इस खुलिए में। तो फिर वो ओनर उसको बताता है कि मेरे घर पे कोई नहीं है, मेरी वाइफ नहीं है, मेरे बच्चे नहीं है, सिर्फ मेरी बड़ी बेटी है, ओल्डर डॉटर, बड़ी बेटी है, तो सिर्फ हम 2 लोग हैं और तुम आराम से मेरे घर आ सकते हो। और तब तक उसकी बेटी एडला, हर नेम वाज एडला, ओके, सो लेट मी राइट इट, एडला वहाँ पे आ जाती है। ये बहुत मेन कैरेक्टर है, अनदर मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, इसलिए मैंने ये नाम यहाँ पे लिखा है स्क्रीन पे ताकि आप देख सकते हैं। तो एडला यहाँ पे आती है और फिर एडला उसको कन्विंस करती है, इंसिस्ट करती है बहुत ज़्यादा कि वो उन लोगों के साथ उनके घर पर आए और उन्हें मौका दे उसे होस्ट करने का। फाइन। तो अब ये एडला को मना नहीं कर पाता, वो इतने प्यार से इंसिस्ट करती है कि ये कुछ कह ही नहीं पाता। एंड फाइनली ये लोग घर चले जाते हैं। जब वो घर पहुंचता है तो ये जो मिल का ओनर था वो एडला से कहता है कि हम बहुत अच्छे से होस्ट करेंगे, प्लीज़ ऑफर हिम सम गुड क्लोथ्स
और लेट हिम आस्क हिम टू गेट शेव्ड एंड अच्छे से खाना बनाओ और अच्छा अच्छा खाना खिलाओ। तो जिस तरह से ये लोग वेलकम कर सकते थे, होस्ट कर सकते थे, ये उसे होस्ट करते हैं। नाउ अब यहाँ पे थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा। अब क्या होता है, जब ये रैट ट्रैप सेलर अपने पूरे कंडीशन में, मतलब अपना पूरा हुलिया सही कर कर आता है, जब ये अच्छा कपड़ा पहनता है, शेव कर, अपना बियर्ड से नॉल सब शेव कर लेता है, तो अब इसकी शक्ल नज़र आ रही है। अब जब वो सामने आता है मिल के ओनर के, तो वो कहता है यू आर नॉट माई फ्रेंड, लाइक तुम वो नहीं हो जो मैं समझ रहा था, आई मेड अ मिस्टेक। अब उसे लगता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है, ये अपना फ्रेंड समझ के किसी और को ले आया है, और ये क्या समझ रहा है कि मुझसे तो मिस्टेक हुई, मुझसे तो गलती हुई, लेकिन इस आदमी ने मुझे धोखा दिया है। क्या तुम मुझे धोखा देने मतलब वो उससे पूछता है क्या तुम मुझे धोखा देना चाह रहे थे, कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। तो वो उससे कहता है कि मैं तो बार बार मना कर रहा था आने से, आप मुझे ज़बरदस्ती यहाँ लेकर आए हैं, यू इंसिस्टेड मी टू कम हियर। तो खैर कुछ भी होता है, फिर एडला बीच में कहती है कि फादर लाइक नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, अब ये आ ही गए हैं तो लेट हिम स्टे। क्रिसमस ईव था और अगले ही दिन क्रिसमस था, तो दे वांटेड हिम टू सेलिब्रेट क्रिसमस अलोंग विद देम। तो ये ऑफर करते हैं कि कोई बात नहीं, तुम क्रिसमस ईव तक, क्रिसमस तक हमारे साथ रुक जाओ और क्रिसमस सेलिब्रेट करके चले जाना। तो ये चीज़ यहीं पे मैटर यहीं सॉल्व हो जाता है। हालांकि मिल का ओनर पुलिस की धमकी देता है कि मैं पुलिस को बुलाऊंगा और तुम्हें हैंड ओवर करूंगा एंड देन दे विल डिसाइड कि तुम्हारे साथ क्या करना है। बट किसी तरह से बात एडला ने और इसने संभाल ली होती है कि वो फिर पुलिस का ऑप्शन ड्रॉप कर देता है, वो नहीं बुलाता है और वो मान जाता है अपनी बेटी के बात पे कि चलो ठीक है, तुम क्रिसमस तक हमारे साथ रुको और फिर तुम चले जाना। अगले दिन फिर क्रिसमस पे एडला बहुत अच्छे से इसे वेलकम करती है, न्यू ड्रेस देती है, गिफ्ट करती है, बहुत अच्छे से खाना खिलाती है और शी वॉज लाइक वेरी काइंड टूवर्ड्स हिम। और ये जो रैट ट्रैप सेलर था, एज आई सेड कि ये कभी भी अच्छे लोगों के कांटेक्ट में नहीं आया है। तो ये इस चीज़ को देख के बहुत मैं क्या बताऊँ आपको, वो एक अलग ही थॉट में पहुंच जाता है कि क्या लोग ऐसे भी होते हैं, लाइक व्हाई शी इज़ डूइंग ऑल दीज थिंग्स फॉर हिम। वो उसका कुछ भी नहीं लगता और अब तो ये भी बात सामने आ गई है कि वो यहाँ धोखे से आया है। तो ये सब कुछ जानने के बावजूद वो इतना कुछ क्यों कर रही है उसके लिए। तो एडला के इस बिहेवियर ने, उसके इस काइंडनेस ने उसे ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि दुनिया में अच्छे लोग भी होते हैं। फाइन। तो वो क्या करता है, अब वो रिग्रेट करने लगता है अपने एक्ट पे। अब उसे बुरा लगता है कि उसने क्यों उस क्रॉफ्टर, उसका नाम क्रॉफ्टर नहीं था, वो ओल्ड मैन की जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जिसके घर पे, जिसके कॉटेज पे वो रुका था, ही वॉज अ क्रॉफ्टर वही जो फार्म में काम किया करता था। ओके, तो उसके पैसे उसने क्यों चुराए? वो उसके हक हलाल की कमाई थी, उसकी मेहनत के पैसे थे, उसने 30 क्रोनोस अर्न किए थे एंड वो उस पर ट्रस्ट करके अपना सीक्रेट रिवील कर रहा था, शेयर कर रहा था एंड देन उसने उसे भी धोखा दिया, उसने उसे भी चीट किया। उसने अपने घर पे उसे रात गुजारने के लिए एक शेल्टर दी और फिर उसने बदले में क्या किया उसके साथ। तो वो ये सब कुछ सोच के बहुत बुरा फील कर रहा था, बहुत रिग्रेट कर रहा था और फिर उसे लगता है कि नहीं, वो गलत रास्ते पे चल पड़ा है, अब वो इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस रहा है और अभी ही मौका है कि वो इस रैट ट्रैप से बाहर आए, वरना काफ़ी देर हो जाएगी। अगले दिन क्या होता है कि एडला और उसके फादर चर्च में जाते हैं। ओके, एंड देयर दे केम टू नो कि उन्हें वहाँ जाने के बाद, चर्च में जाने के बाद पता चलता है कि एक रैट ट्रैप सेलर ने क्रॉफ्टर के 30 क्रोनोस चुराए हैं एंड उन्हें पता होता है कि कल ही वो एक ऐसे इंसान को लेकर आए थे, क्योंकि क्रॉफ्टर ने उसका पूरा हुलिया बता दिया था पुलिस को कि वो किस तरह से दिखता है एंड जिस हुलिये में वो मिला था इन लोगों को, एडला एंड उसके फादर को, ये बिल्कुल सेम हुलिया था। तो ये समझ जाते हैं कि ये रैट ट्रैप सेलर कोई और नहीं है बल्कि वही है जिसे इन्होंने अपने घर पे रखा हुआ है। और अब ये लोग बिल्कुल पछता रहे होते हैं कि इन्होंने ऐसे इंसान को अपने घर में आने दिया, इसके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट की, जो कि एक चोर है। और अब वो चर्च से बिल्कुल भागते भागते आते हैं, थिंकिंग कि पता नहीं अब तक उसने क्या कुछ चुरा लिया होगा घर से।
बट जब वो घर आते हैं तो देयर वॉज अ सरप्राइज. नाउ व्हाट वाज द सरप्राइज? वो शॉक्ड होते हैं ये देख के. देयर वॉज अ लेटर फॉर एडला. वो एक गिफ्ट छोड़ के जाता है एडला के लिए, और जब वो उसको खोलती है तो उसमें से एक छोटा सा रैट ट्रैप मिलता है, निकलता है केज, एंड उसमें एक नोट, और उस नोट के साथ 30 क्रोनोस रखे हुए होते हैं. और उस नोट में लिखा हुआ होता है कि वो रिक्वेस्ट करता है एडला से कि प्लीज़ ये 30 क्रोनोस उस क्रॉफ्टर को वापस कर दीजिएगा. उससे गलती हो गई, उसने ये चुराया, लेकिन now he has realized his mistake. अब उसने अपनी गलती रियलाइज कर ली है, and now he is going to change his act. अब वो कभी भी आगे लाइफ में चोरी नहीं करेगा और अभी से वो सुधर जाएगा. वो जिस गलत रास्ते पे चल पड़ा था, अब वो अपने रास्ते को सही करेगा. और फिर वो उसमें एडला के लिए थैंक्स भी लिखा हुआ था कि लाइक शी वॉज वेरी वेलकमिंग, शी वॉज वेरी काइंड टूवर्ड्स हिम. तो ये सब कुछ पढ़ के एडला बहुत खुश होती है कि फाइनली चलो उसे समझ आ गई है, वो गलत रास्ते पे था लेकिन अब वो सही रास्ते पे आ गया है. तो दिस वॉज द स्टोरी चिल्ड्रन. अब आप मुझे बताएं कि इसका थीम क्या होना चाहिए. इस स्टोरी का मेन थीम ये है कि हर इंसान में कोई ना कोई अच्छाई होती है. अगर सामने वाला बंदा अगर अपनी अच्छाई से उस इंसान को अच्छे से ट्रीट करे तो वो सामने वाले के अंदर की भी अच्छाई बाहर निकाल सकता है. तो लाइक बेसिकली इट्स दैट गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन बाय योर ओन गुड डीड्स. ओके, इस लाइन का मतलब यही हुआ कि आपके अच्छे काम की वजह से, आपका अच्छा व्यवहार, बिहेव जिसे हम कहते हैं, आप जब किसी के साथ अच्छे से पेश आओगे तो वो भले कितना भी बुरा इंसान हो, लेकिन वो मजबूर हो जाएगा आपके साथ अच्छे से पेश आने के लिए. तो बेसिकली इसका यही मॉरल है, इस स्टोरी का पूरा थीम यही है कि हर इंसान में कोई ना कोई अच्छी क्वालिटी होती है. वी ऑल पॉजेस गुड क्वालिटीज़, और वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर ही है, लेकिन सिर्फ हम हैं, दुनिया के लोग ही हैं जो उस इंसान की अच्छी क्वालिटी को बाहर ला सकते हैं बाय देयर ओन गुड डीड्स. ओके, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये स्टोरी समझ में आ गया हो. इन केस देयर इज एनी प्रॉब्लम, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल. कीप ऑन वॉचिंग. थैंक यू सो मच.